ये कर्मचारी अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और जो इनकी नियोजित मांगे हैं उन्हीं को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बुद्ध पार्क में बैठे हुए हैं। आज कहती है सरकार आप लोग पीछे के रास्ते आओ, आगे के रास्ते आओ, आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों के पद नहीं है। तो भैया पद बनाने का काम कर्मचारियों का थोड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नियमितीकरण नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दीजिए। आप हमसे कहते हो कि आपका हमको सैलरी देने में वित्त भार बढ़ रहा है। वित्त भार अगर हमारे लिए बढ़ रहा है तो आप लोगों को जो पेंशन बढ़ती है वो बढ़ता है, परमानेंट का टीए डीए 8वां वेतन लग रहा है, क्या सरकार को उसमें लोड नहीं पड़ता? हमेशा हम 2009 से आज तक हम सरकार द्वारा छले गए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कोई सी सरकार रही। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 और मैं हूं आपके साथ किरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में जो उपनल कर्मचारी हैं वो अपने नियमितीकरण की मांग को लेकर कब से अड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से भी उनको मंजूरी मिल गई है, लेकिन उसके बावजूद जो है नियमितीकरण नहीं हो पा रहा है। इस वजह से लगातार जो है उत्तराखंड में उपनल कर्मचारी जो है धरना कर रहे हैं। जैसे कि आपको बता दें, देहरादून में काफ़ी संख्या में जो परेड ग्राउंड के पास जो है धरना चल रहा है, ठीक उसी तरह हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में भी उपनल कर्मचारी जो है धरने पर बैठे हुए हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बुद्ध पार्क में, तो यहाँ उपनल कर्मचारियों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि दिक्कतें क्या हैं। सर, जैसे उपनल कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग जो है कब से लगातार उठाई जा रही है, लेकिन उसके बाद भी नियमितीकरण नहीं हो रहा, तो सर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, सरकार अब दो प्रकार के यहाँ पर गेम खेल रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि 2018 में नैनीताल हाई कोर्ट ने सिंगल बेंच में कह दिया कि कर्मचारी को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, आदेश दिया था। सरकार मुकर गई, सरकार ने अपनी वित्त का रोना शुरू कर दिया। उसके बाद 2024 में सरकार ने फिर डबल बेंच हाई कोर्ट ने जब आदेश सुनाया, कहा कि इनको नियमितीकरण किया जाए, और जब तक नियमितीकरण नहीं होता इनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए, क्योंकि इनका राइट है। 15-15, 20-20 सालों से इस संस्थान में काम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आप इन कर्मचारियों को अनदेखी कर रहे हैं, ये सही नहीं है। मुझे इसकी रिपोर्ट चाहिए करके। सरकार ने कोर्ट को बरगलाने की कोशिश करी और कमेटियों का हवाला देते रहे कि हम कमेटी बना रहे हैं, हम सब कमेटी बना रहे हैं, और वित्तीय भार ज़्यादा पड़ने के नाते कर्मचारियों की संख्या ज़्यादा है। कोर्ट ने इनको फिर डेट दी, डेट पे डेट लेते गए, समिति बनाते गए, एक कोर्ट और समिति बनते रही इनकी। अब कोर्ट ने इनको आज 20 तारीख का समय दिया कि हमें रिजल्ट चाहिए। अब कोर्ट का फैसला आने से पहले इन्हें कल 19 तारीख को ही शैलेंद्र बगुली जी ने अस्थमा लगाने के लिए कह दिया। अच्छा, 10 तारीख को जब महासंघ की जब हड़ताल शुरू हुई थी, उस हड़ताल में सबसे पहले सचिव शैलेंद्र बगुली जी थे, जिन्होंने समान कार्य समान वेतन 24 घंटे में देने की बात करी थी। अब कोर्ट का फैसला आज आने वाला है। अब कोर्ट के फैसले से पहले आप कर्मचारी को अस्थमा नाम का इंजेक्शन दे रहे हो, तो कर्मचारी देहरादून से लेकर के हल्द्वानी बुद्ध पार्क के जो आप देख रहे हैं, यहाँ तक अब कर्मचारी एक मूड में है कि हमको कोर्ट के आदेश का पालन चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। अब इसके लिए कर्मचारी किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, और इसकी संपूर्ण जवाबदेही सरकार की होगी। बस हम कुछ नहीं कर चाहते। तो देहरादून की स्थिति क्या है, क्योंकि परेड ग्राउंड के पास काफ़ी उपनल कर्मचारी है जो इस वक्त वहाँ पे धरना कर रहे हैं। देहरादून की स्थिति मैं आपको बताता हूँ, लाइव बता रहा हूँ, क्योंकि मैं रात को देहरादून से आ रहा हूँ और मैं महासंघ का ही पदाधिकारी हूँ। मैं कुमाऊं मंडल अध्यक्ष मोहन सिंह राउत बोल रहा हूँ। देहरादून में आप जब जाएंगे परेड ग्राउंड के सामने, तो मुझे लगता है कि आपको आदमी नहीं पहचाना जाएगा, खाली उनके सर दिखाई दे रहे हैं। कर्मचारी 12,000-13,000 कर्मचारी जो है खाली देहरादून में बैठा हुआ है, बाकी सारे के सारे अपने जिलों में बैठे हैं, जैसे कि बुद्ध पार्क में बैठे हैं, अल्मोड़ा में बैठे हैं, पिथौरागढ़ में बैठे हैं, बागेश्वर में बैठे हैं, सारे कर्मचारी बैठे हैं। इस बार सरकार को पता जरूर है कि ये बगैर लिए नहीं मानेंगे, बट सरकार तोड़ने का काम कर रही है। मैंने कहा नहीं कि अस्थमा नाम का एक इंजेक्शन दे दिया है, अब वो ये देख रहे हैं कि 20 तारीख तक कर्मचारियों का क्या कार्यक्रम होगा और कैसे ये टूटेंगे, लेकिन कर्मचारी एक साथ है। आप देहरादून में देखिए, देहरादून में जब दल बल देखेंगे तो आप भी 2 मिनट के लिए ये कहेंगे कि मानना पड़ेगा देहरादून में इतनी जनता आई कहाँ से। ये कर्मचारी अपने भविष्य के लिए लड़ेंगे, अपने बच्चों के लिए लड़ रहे हैं, और जो इनकी नियोजित मांगे हैं उन्हीं को लड़ने के लिए हम लोग यहाँ पर बुद्ध पार्क में बैठे हुए हैं आज। सर, क्या क्या कहना चाहेंगे? इतनी जो मांग जो है लगातार उठ रही है, लेकिन उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। देखिए, कार्रवाई तो होगी, आज नहीं तो कल होगी, करना पड़ेगा। चाहे एस्मा लगाएं, चाहे हम पे रासुका लगाएं, जो भी लगाएं, हमारा अंतिम निर्णय यही रहेगा। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके चैनल से मैं बताना चाहूँगा कि अगर आप हमारा नियमितीकरण नहीं कर सकते तो हमें इच्छा मृत्यु का आदेश दे दीजिए, हम इच्छा मृत्यु अपनी इच्छा से मर सकें। ये आज नहीं तो कल नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी, याद रखना, आप भी एक सैनिक के पुत्र हैं। आज नहीं, 27 पास में हैं, बताएंगे आप उपनल के कर्मचारी, वो बताएंगे। उस दिन आपको याद आएंगे ये उपनल के ही कर्मचारी, ये भूतपूर्व सैनिकों के बच्चे ही आपको याद आएंगे, भूतपूर्व सैनिक ही याद आपको आएंगे। याद रखना, 2000 अगर आपने अच्छा नहीं, कोई बात नहीं, देर सही बुद्धि आनी चाहिए आपको।
प्रभु बद्री केदार प्रभु पूर्णागिरी माता जहाँ रहते हैं आप, माँ पूर्णागिरी आपको सद्बुद्धि दे और जल्दी से जल्दी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो आदेश दिया है समान कार्य समान वेतन और सुरक्षित नियमावली और एक नियमितीकरण की प्रक्रिया अपनाएं और जल्दी से जल्दी करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सर अगर आंकड़े की बात करूं तो अगर सुशीला तिवारी अस्पताल में कितने उपनल कर्मचारी हैं? सुशीला तिवारी में 715 कर्मचारी हमारे हैं। तो देखिए मजबूरी हमारी है कि मेरे फादर भी एडमिट हैं अभी, तो हमने कुछ अपने साथियों को इसलिए छोड़ रखा है कि इमरजेंसी सेवाएं जारी रहें, क्योंकि अगर हमारे फादर ही मर गए तो हमारे इस धरने से क्या फ़ायदा। तो कुछ हमारे कर्मचारी जो सुशीला तिवारी के हैं वो ड्यूटी दे रहे हैं, अच्छी बात है, हमने उनको छोड़ रखा है, वो हमारी हड़ताल से अलग नहीं है, वो हड़ताल में ही है, मगर मजबूरी में है कि उनको हमें किसी भी गरीब का बच्चा, किसी का बाप, किसी का भाई वो मजबूरी में वहाँ तड़प के ना मरे, इसलिए हमने उनको छोड़ रखा है। पेशेंट को असुविधा ना हो इसलिए कुछ कर्मचारी जो है अभी अस्पताल में काम कर रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल हमने छोड़ रखा है उनको। हमने कहा भाइयों आप अपना कर्तव्य निभाएं और हम अपने जाके कर्तव्य निभा रहे हैं, यही मेरी मांग है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को आपके चैनल से बताएंगे, आप हमारी बात ज़्यादा से ज़्यादा मुख्यमंत्री तक पहुँचाइए, तो आपका बहुत बहुत साधुवाद रहेगा, धन्यवाद रहेगा। सर क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समस्या अभी की नहीं है, काफ़ी समय से ये समस्या उठ रही है, लेकिन उसके बाद भी इस पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी कहीं ना कहीं आप लोग के पक्ष में निर्णय आ गया था, लेकिन अभी भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि सरकार को देखिए सरकार के लिए हमने जो भी काम करने थे उनके लिए हमने बुद्धि शुद्धि के लिए हवन यज्ञ भी कर दिया, हर चीज़ करवा दिया है। अब सरकार समझने को तैयार नहीं है, इतने सालों से हम लोगों से काम ले रही है, कभी कहती है तुम्हारे पद नहीं है, कभी कहती थी कि तुम लोग संख्या में इतने ज़्यादा हो, तो वो गलती हम लोगों की थोड़ी है भाई। आपने जब हम लोगों को भर्ती किया था तो आपके ही अधिकारी, आला अफसर तो होंगे जिन लोगों ने हमको यहाँ पर अपॉइंट किया। हमारे पास तो लेटर तक है, अपॉइंटमेंट लेटर, बताइए। आज कहती है सरकार आप लोग पीछे के रास्ते आओ, आगे के रास्ते आओ, आप लोगों की संख्या ज़्यादा है, आप लोगों के पद नहीं है। तो भैया पद बनाने का काम कर्मचारियों का थोड़ी है, पद बनाने का काम जो है वो सरकार का है। कर्मचारी को तो नियमितीकरण चाहिए और समान कार्य समान वेतन चाहिए, इसके अलावा कर्मचारी और कुछ करने तैयार है। और सब कर्मचारी, जो ये कर्मचारी आज धरने पे बैठा हुआ है, चाहे वो यहाँ बुद्ध पार्क में बैठा है या महासंघ देहरादून में बैठा है, मैं खुद आज 6-7 दिन के बाद देहरादून से आया हूँ, कल रात ही पहुँचा मैं यहाँ पे, तो कैसे कैसे लोग वहाँ, मातृशक्ति हमारी वो खुले आसमान के नीचे बैठी हुई है, बताइए, इतना पाला गिर रहा है। सरकार को बिल्कुल होश नहीं है, सरकार देख नहीं रही है इन चीज़ों को, या देख करके अनदेखा करना चाहती है, जानबूझकर करना चाहती है अनदेखा कि ये लोग ऐसे ही रहें, इसी लायक हैं। भैया हमने क्या कर दिया इस तरह का गुनाह, बताइए? हम लोगों से काम नहीं लिया आपने। और खास पदों में बैठे हैं हमारे ये कर्मचारी, कोई राजस्व विभाग में बैठा है, कोई श्रम विभाग में बैठा है, मैं खुद फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में बैठा हूँ, जो कि इतना इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट है, जहाँ पे कि ये फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के अंदर मोर्चरी भी आती है, दिन रात काम होता है। यही हमारे आला अफसर चिट्ठी में लिख के देते हैं कि मोर्चरी में पोस्टमार्टम करो, रात को दिन को। भाई हम तत्पर तैयार रहते हैं, उसके बावजूद भी हम लोगों के संग ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया जाता है? आज हमको 15,000 18,000 तो तनख्वाह मिलती है, वो हमारा मानदेय जुड़ करके मिलती है, बताइए। ये कोई तनख्वाह नहीं है, ये मानदेय है, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो सर काम तो लगातार लिया जा रहा है, क्योंकि जैसा कि जानकारी है 20 साल 25 साल इतने सालों से लोग काम कर रहे हैं, तो काम तो भरपूर लिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद कहा जा रहा है कि आपकी संख्या ज़्यादा है और कई बहाने बनाए जा रहे हैं। संख्या वही मैं कहना चाहता हूँ सरकार से। सरकार ने अभी 8वां वेतनमान लगा दिया, ठीक है भाई, क्या ज़रूरत है 8वां वेतनमान लगाने की? आप तो जो परमानेंट कर्मचारी हैं, यहाँ तक कि मेरे उन साथियों ने तक, कुछ साथी मेरे परमानेंट हैं, उन लोगों ने तक कह दिया हमसे कि भैया 8वां वेतनमान काहे के लिए लगा रही सरकार, क्यों लगा रही है? भाई आप लोगों को तनख्वाह बढ़ा दे, उनकी तो तनख्वाह ऑलरेडी बढ़ी है ना, उनको इंक्रीमेंट देते रहे प्रत्येक साल जैसे बढ़ता है उनका, और हम लोगों का भी तो तनख्वाह सोचे, हम लोगों की तो तनख्वाह बढ़ाए सरकार। यहाँ तक कि ये लगाइए, क्योंकि इसमें सरकार को फायदा है ना, सरकार का, उनके विधायकों का, उनके MP MLO का पेंशन बढ़ती है, सब। जब 8वां वेतनमान लगेगा तो उनके लिए भी तो लगेगा। तो सरकार अपना पक्ष जरूर देखती है, कर्मचारी का पक्ष कम देखती है। मैम क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले जो है वेतन की भी समस्या देखी जा रही थी, उसके लिए भी पहले हड़ताल की गई थी, अब नियमितीकरण की जो समस्या है अभी तक सुलझी नहीं है। मेरा कहना यही है, पहले हमने सैलरी के लिए लड़ाई लड़ी, हमारे से ये हमेशा काम लेते हैं, तो हमारा वेतन टाइम से अभी भी नहीं देते हैं। 7 महीने तो दिया नहीं, आज की तारीख में भी, आज 18 तारीख 19 तारीख हो गई, हमें समय से वेतन नहीं मिलता है, काम हमें समय से लिया जाता है। दूसरी बात है कि हमें अभी 25 साल इस विभाग में काम करते हुए हो गए, हमारी सैलरी, बेसिक सैलरी हमारी 9,922 रुपये है। आज की तारीख में क्या किसी का 9,922 रुपये से बच्चे पलते हैं? ये पूछना चाहती हूँ मैं सरकार से
जो हमें फालतू 16,000 मिलता है, वो मानदेय मिलता है, वो मानदेय कभी भी सरकार हमारा बंद कर सकती है। इसलिए मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि आप हमसे कहते हो कि आपका हमको सैलरी देने में वित्त भार बढ़ रहा है, तो मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि वित्त भार अगर हमारे लिए बढ़ रहा है तो आप लोगों को जो पेंशन बढ़ती है वो बढ़ता है, परमानेंट का टीए डीए 8वां वेतन लग रहा है, क्या सरकार को उसमें लोड नहीं पड़ता? पहले हमको आप उसका जवाब दीजिए, आपको उसमें लोड नहीं पड़ता जो हम इन मजदूर कर्मचारियों को देने में आपका लोड पड़ता है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं, हमें अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने का कोई वो नहीं है क्या? या तो आप हमसे वोट मत लीजिए, आप वोट भी सारे परमानेंट से जिनकी आपकी सैलरी 1 लाख 1.5 लाख है उनसे गए, ये घोषणा कर दिया कि गरीब मजदूर चाहे वो कोई भी हो वो हमें वोट नहीं देगा, तब तो हम मानते हैं कि आपके हमारा भी वजन बढ़ता है कि क्या कहते हैं, ठीक है हम वो आपको वोट नहीं देते, हमसे आप लड़ने के अधिकारी नहीं है। जब हम समान कार्य का समान हम आप वोट देते हैं, वही अनाज हमें भी जितना अमीरों को मिलता है आपको मिलता है, वही रेट हमें भी मिलता है। ये नहीं है कि हम गरीबों के लिए 1 रुपये किलो आटा है या दूध 10 रुपये किलो है, जो चीज़ आप जितने भाव में खरीदते हो हम भी उसी भाव में खरीदते हैं। इसलिए मैं सरकार से कहती हूँ कि आप अभी भी अच्छा सा कोई निर्णय लें, हमें हमारे भविष्य को सिक्योर करें, और आपने जो हमारे पर अस्थमा एक्ट लगाने की कोशिश करी है, हम डरने वाले तो है नहीं। आप जितने हमें लगाएंगे हम उतनी स्पीड से आगे बढ़ते जाएंगे, हमारे हौसले बुलंद हैं, वो न कभी टूटे हैं न कभी टूटेंगे। जैसे आज फैसला आने वाला है, क्या लगता है किस पक्ष में फैसला आएगा? अच्छी बात है, सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, फैसला आ जाए। हम भी नहीं चाहते, हम ऐसे इमरजेंसी डिपार्टमेंटों में सेवाएं देते हैं जिससे हमारे लिए और जनता बाधित होती है, उसमें किसी के रिश्तेदार होंगे, हमारे भी होंगे, हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं सरकार को सद्बुद्धि आ जाए, अच्छा डिसीजन ले, हम अपने अपने कामों में लौट जाएं। अगर सरकार अच्छा डिसीजन नहीं लेती है तो उसका अंजाम सरकार जाने, हम नहीं जानते कि हम तो कर्मचारी, हम कुछ नहीं जानते, हम तो यही जानते हैं कि हमें हमारा हक मिलना चाहिए, हम अपना हक लेकर रहेंगे, और जब तक हमें हमारा हक नहीं मिलेगा हम तब तक उठेंगे नहीं। हमेशा हम 2009 से आज तक हम सरकार द्वारा छले गए, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो, चाहे कोई सी सरकार रही, हमारे साथ हमेशा छलावा होता है। हम उस छलावे को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। बर्दाश्त की भी कोई सीमा तय होती है, लेकिन वो सीमा अब क्रॉस हो चुकी है। अब हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि आप अपना सही सा डिसीजन लीजिए और हमें नियमितीकरण दीजिए। तो देखा आपने कैसे उपनल कर्मचारी जो है लगातार से प्रयत्न कर रहे हैं कि जो नियमितीकरण है वो हो जाए, उनकी जो है सुनवाई हो। जैसे हर बार उनका वेतन अटक जाता है, उनके पद स्वीकृत नहीं है, काफ़ी समय से ये लड़ाई लड़ी जा रही है। जैसे कि अगर आपको हल्द्वानी की बात बता दें तो कितनी बार आपने देखा होगा कि सुशीला तिवारी अस्पताल में इसके लिए हड़ताल हुई है, धरना प्रदर्शन हुआ है। और अच्छी बात ये भी है कि उपनल कर्मचारी के कुछ लोग अभी भी सुशीला तिवारी अस्पताल में काम कर रहे हैं, पूर्ण रूप से जो है ये हड़ताल नहीं कर रहे हैं कि जो पेशेंट है उनको किसी भी तरह की समस्या ना हो, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये हड़ताल कर रहे हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि देहरादून में कितनी बड़ी संख्या में जो है ये हड़ताल और ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। वहीं बुद्ध पार्क में भी आपने देखा कि जो समस्याएं लगातार बढ़ते जा रही है, हमेशा मांग उठती है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। फिलहाल कह रहे हैं कि आज जो है फैसला आने वाला है, अब देखते हैं क्या फैसला आता है, इनके पक्ष में आता है या इनके विरुद्ध आता है, देखने वाली बात होगी। इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी तमाम रिपोर्ट्स देखने के लिए देखते रहे News 31। कैमरा पर्सन जीतू के साथ मैं किरण, धन्यवाद।